नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में। आज हम बात करने बैठे हैं उस मसले पर जो आज पूरे दिन और आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से लगातार इस पर चर्चा हो रही थी और आज पूरे दिन पूरे देश में चर्चा का सबसे प्रमुख विषय बना रहा। बात हम कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम की। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है और जब मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तब तक जो रिजल्ट और रुझान सामने आया है उससे ये लग रहा है कि कर्नाटक में ये लग नहीं रहा बल्कि ये तय हो चुका है कर्नाटक में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जो जब तक हम आपके सामने हैं तब तक जो रिजल्ट आया है, तब तक जो रुझान आया है, उसके मुताबिक कुल 224 सीटें हैं कर्नाटक में और वहाँ पर उसमें से कांग्रेस 136 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह कि कांग्रेस को 56 सीटों का फायदा हो रहा है, बीजेपी को 39 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है और 39 सीटों में के नुकसान के बाद बीजेपी 65 सीट पर सिमट गई है। एक दो का अंतर हो सकता है लेकिन करीब करीब यही रिजल्ट कर्नाटक का आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि कर्नाटक में बीजेपी का राज था, बीजेपी का शासन था और वहां से बीजेपी भारी करारी हार का सामना कर रही है, बीजेपी को करना पड़ा है। ये तो इलेक्शन रिजल्ट है, लेकिन इस रिजल्ट की जिस तरीके से रिजल्ट का विश्लेषण किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको परिभाषित किया जा रहा है, हम उस पर चर्चा करने बैठे हैं। हम जो तमाम देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है, हम उस पर चर्चा करने बैठे हैं, उसकी सत्यता पर रखने बैठे हैं, उसकी हकीकत बताने बैठे हैं। आपको कहा यह जा रहा है, खासकर हमारे बिहार के नेताओं द्वारा, कि अब बीजेपी का खात्मा तय हो गया है। जब हम आपके पास बैठे हैं तब तक हमारे पास आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू तमाम पार्टी के नेताओं का रिएक्शन आ चुका है और उनका दावा है कि कर्नाटक चुनाव ने यह बता दिया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब बीजेपी का सफाया होना तय हो गया है। बात यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने जो मुहिम छेड़ी वो रंग लाया। हालांकि कर्नाटका से इसका कोई लेना देना नहीं था। नीतीश कुमार की मुहिम कर्नाटका में कहीं काम नहीं आई क्योंकि वहाँ दो विपक्षी पार्टियां थी, एक कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, एक कांग्रेस और एक जेडीएस जनता दल सेकुलर, देवेगौड़ा और कुमारस्वामी उनके बेटे हैं, वो उसका नेतृत्व करते हैं। दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, फिर भी कांग्रेस वहाँ पर जीती। नीतीश कुमार की मुहिम का कोई असर वहाँ देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार की, केंद्र की बीजेपी सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि जो विपक्षी दल दावा कर रहे हैं वो सही है? हम आपको इसकी हकीकत बताने बैठे हैं। हम आज ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो 2024 में अगले साल चुनाव होना है, उसमें उखड़ जाएगी, उसमें चली जाएगी या फिर बनी रहेगी। ये हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ना हम बता सकते कि जनता का मिजाज 2024 में कब क्या होगा। जब अप्रैल मई में चुनाव होंगे, अभी से ठीक तकरीबन 11 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो क्या होगा जनता का मिजाज। लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं और वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों को कर्नाटक चुनाव के आधार पर देश या फिर क्या लोकसभा चुनाव का क्या परिणाम होगा, देश की गद्दी पर कौन बैठेगा, दिल्ली गद्दी पर कौन बैठेगा, ये प्रेडिक्शन करने, इसकी भविष्यवाणी करने और इसका दावा करने से बचना चाहिए। हम याद दिलाना चाहते हैं दर्शकों को, आज से 5 साल पहले जाना चाहते हैं। 2019 का चुनाव होने वाला था और उससे पहले 2018 में देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और विधानसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हुआ था बीजेपी का और कांग्रेस का, उसके बाद भी इसी तरीके के दावे किए जा रहे थे। हम आपको बता दें कि कौन कौन से राज्य थे जहां 2018 में चुनाव हुए थे और ठीक कुछ दिनों बाद लोकसभा का चुनाव 2019 में होना था। 2018 में 3 राज्यों में, देश के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और तीनों राज्यों में जो है वो बीजेपी की सरकार जो है वो चली गई थी। वहां बीजेपी की सरकार पहले से थी, लेकिन 2018 में 3 राज्य में चुनाव हुए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। हम बारी बारी से आपको बताते हैं कि वहां परिणाम क्या रहा और फिर आगे क्या होगा। आप समझिए कि जो विधानसभा चुनाव के आधार पर लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी की जा रही है, ये 2018-19 से इसकी सीख लेने की जरूरत है। इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक सही साबित होते हैं। 2018 में जब चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में,
तो कांग्रेस ने वहां भारी बहुमत हासिल किया था। हम आपको जहां तक हमारी यादाश्त है कि 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, और उसमें से कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत हासिल कर लिया था। लगभग आप कहिए 75% सीट पर कांग्रेस वहां पर आ गई थी। और 2019 में कुछ ही महीने बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस सिर्फ 2 लोकसभा की सीट जीत सकी, बीजेपी ने 11 में से 9 सीटें हासिल की। ये 2018 और 19 का बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 19 के लोकसभा चुनाव से पहले जब विधानसभा चुनाव हुए तो क्या स्थिति हुई, और जब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या स्थिति हुई। छत्तीसगढ़ एक राज्य है। दूसरा राज्य हम चलते हैं राजस्थान। राजस्थान में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वहाँ बीजेपी की उसमें सरकार हुआ करती थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस से बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस सरकार बन गई 2018 में, और कुछ महीने बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। हम आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 25 सीट में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं आई। 25 में से 24 सीट बीजेपी ने जीत ली। एक सीट पर एक वहां का क्षेत्रीय दल है, हनुमान बेनीवाल है, वो जाट बहुल सीट है, वहां से उन्होंने जीत हासिल की। तो 2018 के चुनाव में जिस राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी, 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस जो है एक लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। हालत ये हुई थी कि अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री थे उस समय 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, अभी भी हैं, उन्होंने अपने बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर सीट से उतारा था और जोधपुर उनका गढ़ माना जाता था। वैभव गहलोत जो है अशोक गहलोत के बेटे, मुख्यमंत्री के बेटे, और वहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे अशोक गहलोत 2019 के चुनाव में। उनके बेटे 3.25 लाख वोट से हारे। हमको याद है, क्योंकि उस समय मैं क्लोज नजर रख रहा था कि जोधपुर विधानसभा, जोधपुर लोकसभा सीट से जहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, वहां 8 विधानसभा सीट है उस लोकसभा क्षेत्र में, उसमें से 6 पर कांग्रेस विधायक थे और सारे के सारे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो पिछड़ गए। ये हम आपको राजस्थान की बात बता रहे हैं कि राजस्थान में क्या हुआ 2018 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, और 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। हम फिर आए थे तीसरा राज्य वहां जब चुनाव हुआ था, वो था मध्य प्रदेश, जहां मध्य प्रदेश में पहले से शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और 2019 में जो है वो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां पर बहुमत में आ गई। और जहां तक हमारी यादाश्त है कि 229 सीट है, 229 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और 114 पर जीत हासिल की थी और उसको निर्दलीय और दूसरी पार्टियों का समर्थन हासिल था। कांग्रेस सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो बहुमत के साथ वहां कांग्रेस ने सरकार बनाई 2018 में। 2019 में जब वहां पर लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं लोकसभा की और 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सिर्फ एक सीट, 29 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथ के पास गई और वो सीट थी मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की सीट। वो जीत गए थे चुनाव 28 सीटों पर। जिस राज्य में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कांग्रेस सरकार बनी थी, उस राज्य में बीजेपी ने 29 में से 28 सीट हासिल कर ली। तो ये जो पुराना उदाहरण है, ये बताता है कि आप विधानसभा चुनाव के आधार पर लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हम ये कतई नहीं कहने बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाएगी, ये हम अभी कह नहीं सकते। जब चुनाव आ रही है तब तक बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है, बनती है, बिगड़ती है। सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हम ये भी नहीं कहने बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार उखड़ जाएगी, आ जाएगी, सब कतई कहने नहीं बैठे हैं। लेकिन हम ये कहने बैठे हैं कि जो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक से उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो ये कह देना, तब तो ये जो पिछला एक्सपीरियंस बताता है, जो पिछला अनुभव, जो पिछला चुनाव परिणाम बताता है, वो इस थ्योरी को, इस दावे को सिरे से खारिज करता है।
हमने 2018-19 का उदाहरण लिया। 19 में लोकसभा चुनाव था और उस चुनाव से कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 3 राज्यों में जहां कांग्रेस सरकार बनी थी और एक राज्य तो ऐसा था जहां प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला था। वहां कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई कि खाता खोलना तक मुश्किल हो गया लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों की परिस्थितियां अलग होती है और ऐसी परिस्थिति में आप जो है आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हम उदाहरण के लिए बताते हैं कि 2014 में अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़े, बिहार की बात कर ले कि 2014 में बीजेपी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी ने यहाँ पर छोटी पार्टियों के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ा। तो बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के पास 32 सीटें आई, 8 सीटें विपक्ष के पार्टियों के पास गई। नीतीश कुमार को 2 सीटें आई थी उसमें, मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन अगले साल जब विधानसभा चुनाव हुआ 2015 में तो बीजेपी औंधे मुंह गिरी और अपार बहुमत के साथ नीतीश कुमार और जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी। तो परिस्थितियां भिन्न होती है। विधानसभा चुनाव के आधार पर यह प्रेडिक्ट कर देना, यह दावा कर देना कि लोकसभा चुनाव का परिणाम ये होगा, ये तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के दृष्टिकोण से पुराने अनुभवों के आधार पर, पुराने चुनाव परिणाम के आधार पर इसे सही नहीं माना जा सकता है। इसलिए ये कहना कि अब बीजेपी का नाश हो गया, ये जल्दबाजी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी का उदय हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप चुनावी जो है आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, चुनावी रणनीति को देख रहे हैं, उन दावों को देख रहे हैं, तो उन दावों की हकीकत ये है कि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, नरेंद्र मोदी सत्ता में जा रहे हैं या आ रहे हैं। ये कहना अभी ये गलत है तथ्यात्मक रूप से। तो हमने आपको राजनीति समझाई कि राजनीति में क्या होता है। अब लोकसभा चुनाव में जो लोग वोट करते हैं वो प्रधानमंत्री को देखकर वोट करते हैं, विधानसभा में वोट करते हैं, वो राज्य सरकारें काम काज से वोट करते हैं। परिस्थितियाँ अलग होती है। विधानसभा चुनाव कभी लोकसभा चुनाव का प्रतिबिंब नहीं बन सकती कि विधानसभा चुनाव में जब होगा जो होगा वही लोकसभा चुनाव में होगा। ये तथ्य, ये फैक्ट है। पिछले उदाहरण से आपको हमने समझाया। तो इसी तरीके से हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।